सो कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर, हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब अगर बिजनेस को चलाना है तो पैसा कहाँ से आएगा। हमने बहुत सारे ऑप्शन पढ़े थे, जिसमें से हमने फर्स्ट ऑप्शन करा था, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को क्या और कहते हैं? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या सेल्फ फाइनेंसिंग, कि हम अपने ही प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन उठा के साइड में रख रहे हैं कि यार बाद में हम यूज कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट हम सबको बहुत अच्छे से पता है ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट मतलब उधार, हम उधार दे रहे हैं। एक ट्रेडर उधार दे रहा है दूसरे ट्रेडर को फॉर परचेज ऑफ दैट गुड्स एंड सर्विसेज। हमने याद है ट्रेड क्रेडिट पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डीलिंग इन फर्नीचर, मैं फर्नीचर में डील कर रही हूँ, आई एम सेलिंग फर्नीचर, मैं फर्नीचर बेचती हूँ। आप किसी और बिजनेस में कौन सा बिजनेस करूँ, जो कहेगा वो कर लेंगे। क्लोथ्स का बिजनेस करूँ। आर्यन की कंपनी की क्लोथ, हाँ आर्यन की है वो, आर्यन की कंपनी आप ऐसे कैसे यूज कर सकते हो। क्लोथ्स, आई एम सेलिंग क्लोथ्स, मैं बहुत सारे कुर्तीज, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स करती हूँ। अब ना तू मेरे पास आया और तूने मुझसे 20 लाख का माल ले लिया। अब तेरे पास 20 लाख होने भी तो चाहिए, बट तेरे पास नहीं है। तो तूने मुझसे क्या ले लिया? ट्रेड क्रेडिट। तूने मुझसे क्या ले लिया? ट्रेड क्रेडिट। मीन्स तूने कहा कि यार ऐसा कर, 4 महीने का एक बीआर बना ले। 4 मंथ्स मतलब बीआर मतलब बिल रिसीवेबल, कि मैं 4 मंथ के अंदर अंदर तेरे को ये 20 लाख रुपए दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि मैं, अच्छा मैं तेरे को ऐसे ही क्रेडिट दे दूंगी, मैं तेरे को जानती होंगी तभी दूंगी, तेरी गुडविल होगी तभी दूंगी। और अगर मैं तेरे को ट्रेड क्रेडिट दूंगी, तेरे को नुकसान बता रही हूँ, पहला गुडविल उसी को मिलेगा जिसकी गुडविल होगी मार्केट में, वरना ट्रेड क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। दूसरा, अगर तू उधारी पे माल लेके जा रहा है, मैं तेरे को डिस्काउंट, मैं तेरे को रेट ना पहले ही, मुझे पता उसने कह दिया कि भाई हाथ उधारी दूंगा 20 लाख का माल। जो चीज़ मुझे, मान ले मुझे कुर्ती तेरे को 1000 की बेचनी होगी तो मैं पहले 1060 रुपये की बेचूंगी, थोड़ी रेट तेरे को हाई लगा के बेचूंगी ताकि, क्योंकि मुझे पता है मेरे 20 लाख रुपए उधारी पर जा रहे हैं। यस, मेरे को एक चीज पूछनी है, मेरा घड़ियों का बिजनेस है, घड़ियों के बिजनेस में 20 लाख की कुर्तियों करूँगा क्या? अरे मैं तेरा बिजनेस चेंज कर दिया, मैं करूँगा तो घड़ियाँ बेच रहा हूँ, मैं कपड़े ले क्या करूँगा। डन। तो वो कह रहा है ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जब हम उधारी पर सामान ले सकते हैं। अब तूने अपने बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन करनी थी वो कैसे फाइनेंस करी? मधुर ने अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करनी थी 20 लाख की, उसने कैसे फाइनेंस करी? ट्रेड क्रेडिट से। क्या मैं इसको 2 साल के बाद कहूँगी तो 2 साल तक ले ले यार, 2 साल बाद दे दियो। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, राइट? याद है वो चार्ट पढ़ा था, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। तो ये शॉर्ट टर्म है, 2, 4, 6 महीने का ही मिलता है उधार, उससे ज़्यादा उधार नहीं मिलता। और उधार भी डिपेंड करता है, हो सकता है एक दुकानदार, फॉर एग्जांपल मेरा करियाने वाला है, मैं उसे सामान ले रही हूँ डेली, तो 2, 4, 5 हज़ार का उधारी कर लेगा, मैं बाद में दे दूँगी, महीने बाद, 2 महीने बाद। मैं उसे कहूँगी 1.5 लाख का माल दियो, वो देगा मुझे उधारी? नहीं। बट शायद मेरे यहाँ पर 20 लाख का भी चल रहा है, औरों के यहाँ पर शायद 1 करोड़ का भी चले। तो इट डिपेंड्स, द जो ट्रेड क्रेडिट है उसका अमाउंट उसका वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कि किसका क्या है और किसका कितना नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी, मान ले ज्वेलर्स के वहाँ पर है, मैं तुझसे ज्वेलरी, मैं शॉप रन करती हूँ, मैं तुझसे ज्वेलरी लेती हूँ, मैं कह रही हूँ यार 4 करोड़ की ज्वेलरी ले ली, मैं देती हूँ तेरे को, महीने भर तक देती हूँ, तो वहाँ पर महीने भर तक का भी ट्रेड क्रेडिट मिल रहा है 4 करोड़ का। तो इट डिपेंड्स। ट्रेड क्रेडिट समझ आया क्या है? ट्रेड क्रेडिट में पहले लिखो, राइट डाउन। ट्रेड क्रेडिट मीन्स credit which is extended by one trader to another trader for purchase of goods and services. Trade credit. लिखो फास्ट, लिखा हो बच्चा, बोलो। ट्रेड क्रेडिट यार अपना केस स्टडी करवाओ। means
और अब आप जीएसटी शुरू करवाओगे, पहले आप ये बताओ तो। समझ आया? ये लिख लिया। उसका फर्स्ट पॉइंट ये बना लो, सेकंड पॉइंट ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है, थर्ड पॉइंट के गुडविल के हिसाब से मिलता है। और ट्रेड क्रेडिट मिलेगा कितना? ट्रेड क्रेडिट मिलेगा मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन। अक्षय तू हाथ नीचे करके पहले अरे क्या पूछता है? अरे मैम कैसे इसी चैप्टर का बैठने हाँ। से कोई बात नहीं, ये लिख लेना। तो इसका क्या नाम है? इट डिपेंड्स, वो कह रहे हैं ट्रेड क्रेडिट मिलेगा, इट डिपेंड्स द टाइम, टाइम कितने पीरियड का मिल रहा है, टाइम और अमाउंट दोनों चीज डिपेंड करती है। या इट वेरी फ्रॉम वन, इट वेरी फ्रॉम वन इंडस्ट्री to another, from one person to another, or from one, समझ रहे हैं? हो सकता है मैं मधुर को 20 लाख का क्रेडिट दे दूं, बट हो सकता है XYZ को मैं 2 लाख का भी क्रेडिट ना दूं, क्योंकि मुझे पता है उसकी गुडविल अच्छी नहीं है, पैसा हो सकता है डूब जाए, तो ये भी तो नेगेटिव हो गया। अगर हम अब इस ट्रेड क्रेडिट के पॉजिटिव मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखेंगे, तो डीमेरिट्स कितने पढ़ लिए हमने? मार्केट में गुडविल है मेरी। डीमेरिट्स में डीमेरिट अभी क्या क्या बताया कि मैम रेट हाई दोगे, अगर मैं ट्रेड क्रेडिट ले रही हूँ तो रेट हाई मिलेगा ही मिलेगा। और अभी क्या बताया? अब मेरे लिए क्या डिसएडवांटेज है कि हो सकता है बैड डेट हो जाए, पैसा डूब जाए, पैसा आए ही ना। लिखो पहले, लिखो फिर मेरिट डीमेरिट लिखो। डीमेरिट में लिखो vary from one, कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स, vary from one time and amount of trade credit vary from one industry to another or from one person to another। और मेरिट में डीमेरिट में भी मैंने क्या बोला कि कॉस्टली पड़ता है, कॉस्टली सोर्स पड़ जाता है, और इट ऐड टू रिस्क, ऐड टू रिस्क। कॉस्टली सोर्स क्यों पड़ता है? क्योंकि रेट हाई मिलते हैं। और ऐड टू रिस्क क्यों होता है? बैड डेट का फियर रहता है, डर रहता है कि यार बैड डेट हो गया तो व्हाट इफ। देखो ओनली availability of easy and flexible trade credit facilitates may induce a firm indulge in over trading, और जिसकी वजह से हमें add to risk रहता है। और costly क्यों रहता है? because seller charge a high rate of goods sold on credit and limited amount। costly लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड अमाउंट फर्स्ट मतलब डीमेरिट का अब तू मान ले लिमिटेड अमाउंट पढ़ समझ पहले। तू कहेगा यार ये 60 लाख का माल अच्छा, मैं कहा ठीक है ले ले। तू कहेगा उधारी नहीं 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 यार 10-20 लाख की समझती है, बट मैं 60 लाख की उधारी नहीं कर सकता। सबका अपना अपना एक स्लैब होता है ना, मैं इतना ही दे सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो वो कह रहा है तुम यहाँ से ट्रेड क्रेडिट से फाइनेंस कर सकते हो अपना बिजनेस, बट अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, लिमिटेड अमाउंट। ऐसा नहीं जितना मर्जी तुम उधारी पे माल उठा सकते हो। यस व्हाट यू आर आस्किंग? फर्स्ट पॉइंट क्या था? कॉस्टली सोर्स है कि रेट हाई मिलते हैं, ऐड टू रिस्क बैड डेट होने का। अगर हम उधारी पर ज़्यादा बेचेंगे, उधारी पर ज़्यादा बेचेंगे तो हमारी सेल ज़्यादा होएगी, हम सेल के चक्कर में हमारा बैड डेट का रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है आज, है ना? है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कुछ समझ कुछ ज़्यादा ही गंदी हो गई है ना? हाँ, ये थर्ड में क्या लिखा है? लिमिटेड अमाउंट। सॉरी, नाउ आई विल वर्क ऑन माय राइटिंग। फिलहाल कर्सिव राइटिंग। उधारी ज़्यादा तो सेल ज़्यादा, यहाँ पे उधारी लिखना ट्रेड क्रेडिट लिख लो। अगर मैं ट्रेड क्रेडिट ज़्यादा दूंगी तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो बैड डेट रिस्क ज़्यादा बढ़ेगा। तीनों रीजन समझ आए लिमिटेशन के? अब मेरिट बताओ। मेरिट की उधारी में माल ले सकता है। करेक्ट, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड्स है। और इसके लिए कन्वीनियंट है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस इन नेचर।
convenient and continuous in nature. अच्छा, कोई चार्ज क्रिएट होता है? नो चार्ज इज क्रिएट ऑन एसेट्स. अभी तुम्हें पता ही नहीं चार्ज क्या होता है ना? हाँ बताओ. आपने पढ़ाया ही नहीं. Maybe. हम्म, Token. नहीं. अच्छा नहीं, कभी ना? ब्याज. नहीं, गिरवी. बता ओ हाँ, सुनो. गिर भी नहीं बोलती. सुनो, अगर बैंक से मैं लूंगी तो बैंक कभी कभी ना एसेट्स पे चार्ज क्रिएट कर देता है कि मेरा है, यू हैव टू. बट यहाँ पर कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है तो लिखो नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स. आप ये कहते हैं ना सीधा गिर भी. अच्छा ऐसे कैसे बोल तुम गिरवी वर्ड थोड़ा ना लिखोगे. अब देख नो चार्ज इज क्रिएटेड ऑन एसेट्स. प्रमोट द सेल्स. No charge. No charge is created on assets. No charge is created on assets. ओके आगे. Promote sales. पता है तेरे पास 20 लाख रुपए नहीं है, अच्छा. मेरे साथ एक और पार्टी है, उससे तेरे को सेटलमेंट हो रही है, बढ़िया सामान है, तू खरीद सकता है उससे 20 लाख का स्टॉक अच्छा ले सकता है. बट वो उधारी पे देने में इंटरेस्टेड नहीं है. बट मैं हूँ तो मेरी सेल्स प्रमोट होते हैं क्योंकि मैं ट्रेड क्रेडिट दे रही हूँ. तो वो कह रहा है इफ यू आर गिविंग ट्रेड सेल्स देन इट प्रमोट योर सेल्स आल्सो. नेक्स्ट लिखो. तो फायदा क्या है? बैड डेट हो गया तो. अरे मैं तेरे को पता है ना तेरी गुडविल है तभी दूंगी, अदरवाइज नहीं. रेडीली अवेलेबल. अगर मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इट्स रेडीली अवेलेबल फॉर दोज कस्टमर हु हैव गुड क्रेडिट वर्दिनेस इन द मार्केट. It's readily available. It's available easily लिख लो. It's readily available to those who have a very good credit worthiness in the market. Credit worthiness एक word है, उसको जरूर लिखना और अंडरलाइन करना. Credit worthiness एक word है, उसको जरूर लिखना. पहले किधर लिखी आपने? क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दी. अब ये मत कहना ये समझ में आ रही है. क्रेडिट वर्दीनेस. क्रेडिट वर्दीनेस मतलब तेरी औकात, तेरी औकात, तेरा स्टेटस, तेरी गुडविल, तेरी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है मार्केट में. तो वो कह रहा है ट्रेड क्रेडिट इजीली अवेलेबल होता है टू दोज जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होती है मार्केट में. अगर तुम ये क्रेडिट वर्दीनेस वर्ड यूज करोगे तो पेपर का थोड़ा वजन बढ़ जाता है, थोड़ा अच्छे मार्क्स मिलते हैं. नाउ गो थ्रू दिस फ्रॉम योर बुक. ट्रेड क्रेडिट. ट्रेड क्रेडिट का मतलब समझो. मैरिट्स पढ़ो और डीमेरिट्स पढ़ो. बहुत तेज फोन गिरा मधुर का, बच गया. सुनो, अब ट्रेड क्रेडिट्स पढ़ लिया. तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जब हम व्यापार कर रहे हैं, उस व्यापार में जब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को उधारी पर सामान ले बेचे, हम परचेज करें सेलर से, दैट इज ट्रेड क्रेडिट. उसके नुकसान हमने पढ़ लिए, उसके फायदे पढ़ लिए. फायदे ये है कि कोई एसेट्स पे चार्ज क्रिएट नहीं होता. फायदा ये है कि अगर हम कोई ट्रेड क्रेडिट बेच रहे हैं तो बहुत आसानी से सेल्स बढ़ जाती है. लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि हम सेल्स बढ़ाने के चक्कर में ट्रेड क्रेडिट तो दे देते हैं बट बैड डेट का रिस्क भी बढ़ जाता है. इसमें ऐसा प्लीज गो थ्रू फ्रॉम योर बुक्स. अगर नोट्स में से देखो जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उसमें से पढ़ो. अगर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो तो वो बताओ. आपने पढ़ा होगा. शराब पढ़ो बिल्कुल ही स्पून फीडिंग. वो वाले छोटे बच्चे होते हैं ना खिचड़ी में लाके भी मम्मी खिला दे, बस वही चाहिए. जल्दी पढ़ो. अक्षर को बाहर कहते हैं मैं तो अभी भी आलस है, मैं आज से खाना पालस नहीं कर. हाँ देख रहा है. मैं तो बहुत आलसी हूँ, घर में छोटे वाले बहुत फायदा उठाता हूँ. फटाफट. Ash bhai. Now the next source of finance is lease financing. अब लीज फाइनेंसिंग से मतलब क्या है? मान ले मुझे ना 50 करोड़ की एक एसेट चाहिए मशीन में और मेरी जेब में नहीं है 5 करोड़ की. देन व्हाट? पता है बहुत सारी चीजें ना लीज पर मिल जाती है. इन सिंपल वर्ड्स आई विल से रेंट पर मिल जाती है. मैम एक चीज. अच्छा एक बात बताओ, ये मेट्रोज बन रही हैं, उसमें वो जो मशीन होती है क्या कहते हैं उसे,
हाँ, जेसीबी। जेसीबी जेसीबी तुम्हें पता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है मेट्रो बनाने का, ये जेसीबी कभी भी खरीदता नहीं है, ये हमेशा लीज पर लेता है। बिकॉज वन जेसीबी कॉस्ट 30-40 लाख रुपए मिनिमम। मिनिमम एक छोटी जेसीबी जो मैंने देखा था 30, हम हाइपोथेटिकली ले लेते हैं। अरे जो जेसीबी वो वाली भी तो होती है ना, बहुत वैसी वाली। अरे जो बहुत ऊपर, अब मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रही, मेरा लॉजिक समझ लो। 45-47 है। मेरा लॉजिक समझो। मान लो 50 लाख का जेसीबी मिल रहा है, राइट? तो मेरे पास 50 लाख की, मुझे कम से कम 4 जेसीबी चाहिए, मैं जो वो ले रहा है, तो वो कभी भी ना वो 2 करोड़ वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो ना वो लीज पर लेगा, और मैक्सिमम जेसीबी लीज पे लेते हैं कि यार मैं ना 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मुझे 3 महीने के लिए लीज पर दे दें। लीज पे मतलब ऑनर इज गिविंग राइट टू यूज दिस एसेट टू द लेसी बाय हैविंग सम पीरियोडिक अमाउंट, कि ठीक है तुझे हर महीने का हर महीने का आई विल चार्ज 1 लाख रुपीज। मैं एक जेसीबी का रेंट 1 महीने का 1 लाख लूंगा, तो तुझे 3-4 महीने यूज करनी है तो तू कर ले। डन? मैं ना यहाँ पे फिर मैं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की क्लास नहीं ले रही, मैं तुम्हें लॉजिक समझा रही हूँ। तो वो सब क्लास में कब पढ़ाते हैं जेसीबी की पढ़ाई कब पढ़ाते हैं यार? जेसीबी का क्या है? कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट। तो वो कह रहा है कि यार यहाँ पर ऑनर, वेयर द ऑनर, इट्स एन एग्रीमेंट। लीज फाइनेंसिंग इज एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पर ऑनर ऑफ द एसेट्स ग्रांट्स, मतलब गिव द राइट टू द अदर पार्टी टू यूज द एसेट इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। के 40-50 लाख की एक जेसीबी खरीदने से अच्छा है कि मैं लाख रुपए महीने का रेंट दे दूं, और जो मुझे 4-5-6 महीने यूज होएगा वो मुझे रेंट देके कर लूंगा। वो 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि वो पीरियोडिक। उससे क्या फायदे होंगे, ये समझ आया? ऑनर इज द लेसर एंड द पर्सन हु इज यूजिंग इज लेसी। लेसी कभी भी ऑनर बनता नहीं है। जब वो 3 ऑनर ऑफ द एसेट इज द लेसर, तो अगर मैं क्या हो गया, तुझे नहीं समझ आया? नहीं आ गया, इसमें एसिड लिखा हुआ है, एसिड। एसिड, इट्स ASSED, एसिड। इट्स नॉट एसिड लिखा हुआ ना, ACID, गलत है टाइपराइटिंग। तो वो कह रहा है कि जब मेरा 3 महीने 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो वो मशीन, वो जेसीबी दोबारा ऑनर के पास चली जाएगी। तो उसके फायदे क्या है? अगर मैं अपना 2 करोड़ ना इन्वेस्ट करके, इट्स बेटर ना कि मेरा 10-20 लाख से काम चल रहा है तो मैं उससे करूँ, यार 2 करोड़ भी इन्वेस्ट करूंगी, फिर उसे सेल करना पड़ेगा, उसे रखना पड़ेगा, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। इट्स बेटर मैं लीज पे ले लूँ, और जब मेरा काम हो जाए मैं उसे वापस दे दूँ। तो वो कह रहा है लेसी के एंगल से, मेरे एंगल से, मैंने ली ना उधारी पर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है मेट्रो बनवाने का, तो मैंने ले ली। अब मेरे एंगल से क्या मेरे इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया? 2 करोड़ मेरे ब्लॉक होते, तो मैंने कहा ना कि नहीं यार 3 महीने के लिए 12 लाख लग जाएंगे, बढ़िया 2 करोड़ इन्वेस्ट करूंगी तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगी। मैंने लोअर इन्वेस्टमेंट हुई, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली जो ऑनर उसके लीज एग्रीमेंट होता है, काइंड ऑफ अ रेंट एग्रीमेंट, मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मेरा कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, मैंने नॉर्मली कह दिया ठीक है। हाँ, एज अ सिक्योरिटी वो तुमसे कुछ रखवाते हैं कि ठीक है, डन, समझ आया? नेक्स्ट वन दे आर सेइंग टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। अब मैं बताती हूँ, अगर मैं वो 2 करोड़ इन्वेस्ट करती हूँ वो मेरा बैलेंस शीट में एज ए एसेट क्रिएट होता है, बट जो मैं 2 करोड़ की जगह जो 12 लाख रुपए में उसे रेंट दे रही हूँ ना, वो मेरा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। मैं तुम्हें थोड़ी सी डीप में लेके जाती हूँ। मैंने दिखाया कि मेरा सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ का है, डन। मैंने खर्चे दिखाए, मेरे खर्चे एक्चुअली में हुए 1 करोड़ 80 लाख के। तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट सब खर्चे में टिक 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 कर देती है? गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि हाँ ये मैं खर्चा मानूंगा और इस खर्चे को मैं मानूंगा नहीं। अगर वो सारे खर्चे को मानने लग गया तो कोई अपना प्रॉफिट दिखाएगा नहीं। वो होगा 2 करोड़ कमाए हैं, मैंने सेल्स करी है और 2.25 करोड़ का तो मेरा खर्चा हो गया।
बहुत सारे मैं मैनिपुलेटिव खर्चे कर दूंगी। बट गवर्नमेंट कहता है जो तुमने चीज लीज पे ले रखी है और उस पे जो तुम रेंट दे रहे हो उसको मैं मानूंगा एंड इट विल बिकम अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। टैक्स देने से पहले मैं तुम्हें वो खर्चे में से माइनस करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उसको वो भी बेनिफिट मिल जाएगा कि यार जो मेरी पॉकेट से वो 12 लाख जा रहे हैं, इट विल कंसिडर एज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। नेक्स्ट वन इज मेंटेन डेट रेजिंग कैपेसिटी। अगर मान ले वो 2 करोड़ की जेसीबी 4 जेसीबी 2 करोड़ की खरीदने के लिए मुझे उधार लेना पड़ता तो उससे मेरी डेट कैपेसिटी कम हो जाती। एक अंत तक, एक लिमिट तक तो मैं उधार लूंगी ना बाहर से। अरे भाई मुझे 2 करोड़ मेरे पास है नहीं, बाहर से उधार लेके 2 करोड़ लेने से फायदा है कि मैं लीज पे ले लूँ, इससे मेरी डेट कैपेसिटी भी मेंटेन रहेगी। आगे जाके अगर मुझे कोई उधार लेना होगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। डेट पेइंग कैपेसिटी समझते हो? मैं हर वक्त बैंक के पास जाके एग्रीमेंट लेके 10 लाख 40 लाख 50 लाख 2 करोड़ ऐसे लोन नहीं ले सकती। तुम्हारी औकात के हिसाब से तुम्हारी डेट कैपेसिटी फिक्स करते हैं कि तू इतना ही उधार ले सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो कह रहे ओके विजय वाले का एग्जाम्पल 9000 करोड़ का करा था। सुनो, लीज फाइनेंसिंग कहता है अगर तुम कोई भी चीज़ फाइनेंस कराते हो लीज से तो तुम्हारी डेट पेइंग कैपेसिटी भी मेंटेन रहती है, घटती नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। जैसे भी पुरानी हो, आउटडेटेड हो, हमको क्या, मैं तो यूज करूंगी और मैंने जैसे भी ले लिया 2 करोड़ की 6 महीने बाद नई जेसीबी आ गई, उसके अंदर नई मॉडर्न टेक्निक आ गई, उसके अंदर और अपग्रेडेशन हो गई। अब मुझे टेंशन 2 करोड़ की खरीद ली। अगर एसेट ऑब्सोल्यूट हो भी तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, लेसी को कोई फर्क पड़ेगा? लेसी कहेगा ऑब्सोल्यूट हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने तो यूज करनी है और वापस दे देनी है। उसको टेंशन है, उसको देखना है कि ऑब्सोल्यूट हो रही है, आउटडेट हो रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, उसकी वैल्यू घट रही है, वो उसकी टेंशन है। यस, क्वेश्चन बोल फटाफट। जैसी सनरूफ आ गया। ओ ब्रो, Now. सनरूफ वाली जेसीबी नहीं कैसी बंदा जेसीबी चला के ऊपर मार रहा है। नाउ रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस समझ आया? तुम ना पढ़ाई को, मैंने सिर्फ एक जेसीबी एग्जांपल लिया है, अभी बताती हूँ। सुनो, हाइपोथेटिकली मैं बताती हूँ, मैं नहीं जा रही अभी, बंदा जेसीबी से कोई मैं कहती हूँ अभी ना मेरे नोन में किसी ने फैक्ट्री लगाई थी, तो उसकी जो पेपर फैक्ट्री थी और पेपर की जो मशीन होती है वो कॉस्टली होती है क्योंकि उसका आउटले होता है ना, जो मशीन प्लांट आउटले होता है वो बहुत रिक्वायर्ड अ ह्यूज स्पेस, उसका आउटले बहुत बड़ा होता है। तो उसने जब मशीन ली, उसने कॉस्टिंग निकाली तो इट कॉस्ट 9 to 10 करोड़ कि भाई अगर मैं खरीदूंगा तो 8 से 9 करोड़, बहुत बड़ा होता है उसका 8-9 करोड़। तो उसने क्या करा, उसने कहा मेरे को रिस्क ही लेना है, तो उसने क्या करा, उसने लीज पे ले ली और उसका लीज पे रेंटल 1 साल का मान ले, 1 साल का उसका सारी मशीन का रेंटल ही 60-70 लाख रुपए जाता है। तो उसे लगता है कोई बात नहीं, आउटडेटेड होएगी उसकी, मेरा 8-9 करोड़ में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, 60-70 लाख रुपए लगा के ये पता चल जाएगा कि मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ऑब्सोल्यूट होगी उसकी होएगी, मेरे बाप का क्या जा रहा है, काइंड ऑफ दिस। वो कह रहे हैं विदाउट डाइल्यूटिंग द ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ बिजनेस, मैंने अपना कंट्रोल ऑफ बिजनेस किसी को डाइल्यूट नहीं करा, किसी और के हाथ में नहीं है, मैं ही ऑनर हूँ, मैं ही हूँ, मैंने सिर्फ रेंट पे एसेट ले लिया, कोई भी एसेट, दैट एसेट कैन बी मशीनरी, जेसीबी, कोई भी। लोग ना, तुम्हें पता है एसी है ना, एसी आजकल वो भी लीज पे मिलता है इफ यू आर, जो अब एमएनसीज, पहले एमएनसीज ना सारे लैपटॉप्स और सारे कंप्यूटर्स खुद खरीदते थे, अब पता है कहते हैं हम लीज पे ले रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, मतलब 50 चीज लीज पे मिल रही है। 40,000 का ये मान ले वो है क्या, एसी कोई 40,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लीज है, महीना नहीं होता, एक सीजन का होता है कि एक गर्मी का यू विल पे द रेंट एंड दैट इज 7,000। अरे जिसकी पॉकेट में 40,000 नहीं होगा वो 7,000 खर्चेगा। मान ले मैं पीजी में रहने आई हूँ, मेरा 1 साल का कोर्स है, मैं ट्रेनिंग करी, मैं 40,000 का एसी क्यों खरीदूंगी? मुझे लगेगा यार मैं 40,000 क्यों इन्वेस्ट करूँ, मुझे तो 1 साल बाद यहाँ से जाना ही है, बट मैं गर्मी में भी नहीं सो सकती, तो मैं फोन करूंगी ना, ठीक है यार लगा जा 7,000 रुपये, मैं पूरे गर्मी का दे दूंगी। होता है यार,
होता है ना, मैंने भी ऐसे ही लगवा रखा है। लो मैम इज द बेस्ट एग्जांपल। मैम के यहाँ पर लगा हुआ है, मैम सोचेगी मैं क्यों खर्चूं, एग्जाम्पल दिया फर्निश। नहीं, मैं फ्लैट में रहती हूँ, फिर भी 40,000 की एसी अगर आप ले रहे हो तो आप बताओ, अब पूरे साल आप चलाओगे नहीं, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एसी बर्दाश्त भी नहीं होती। और यार एक बात बताओ, मैम अपने खुद के फ्लैट में रहती है, 40,000 मैम शायद नेक्स्ट ईयर कहीं और चली जाए, तो मैम ने कहा यार मैं 4,000 दे दूंगी, मेरे को एसी भी सही है, ठीक है चलो बैक टू दिस पहले नहीं मैं नहीं, अरे मेरा सच टाइम में पूछना है हाँ। कि जैसे जेसीबी या फिर एसी कुछ भी लिया और अगर वो खराब हो गया, सिक्योरिटी रखना होती है, और वो खराब होके उसको ठीक करवाने की उनकी सरदर्दी होती है अगर उसके अंदर जेन्युइन कोई इशू आता है। डन, चलो नेक्स्ट। समझ आया डीमेरिट क्या है? सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर देयर ऑन द यूज ऑफ द एसेट। क्या तू जैसे भी मेरी है ऐसे खराब मत करियो, ऐसे मत करियो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि मेरी मशीन को ऐसे मत करियो, इसको सम टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द यूज ऑफ द एसेट। प्लीज अच्छा दिस उसने, मैंने कहा था हाँ 4 महीने के लिए चाहिए, 4 महीने के लिए चाहिए, ठीक है, उसने लीज एग्रीमेंट 4 महीने, और मेरी मेट्रो पिलर 4 महीने तक रेडी नहीं हुए बाय एनी हाउ, और मुझे 2 महीने के लिए, और वो अड़ गया। मैं तो नहीं कर रहा एक्सटेंड, मैं तो नहीं कर रहा रिन्यू। दूसरा एग्रीमेंट बनाओ। डन। तो वो कह रहा है समटाइम्स योर ऑपरेशंस योर बिजनेस ऑपरेशंस गेट स्टॉप, रुक जाते हैं क्योंकि वो लीज एग्रीमेंट रिन्यू ना हो। तो वो कह रहे हैं अगर लीज एग्रीमेंट रिन्यूड नहीं होता तो हमारे बिजनेस पे कुछ इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि 4 दिन के लिए 10 दिन के लिए काम रुक गया, लेबर तो तेरे से पैसा लेगी ना। हो जाएगा उस पे। डन, शट अप। इफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, अब आ जाओ पेपर वाली एग्जांपल। इफ लीज एग्रीमेंट मैंने 4 महीने के लिए लिया था एसेट, नाउ यू विल गो आउट फ्रॉम द क्लास। अगर मान लो मैंने 4 महीने के लिए कह के लिया था, अब मेरा काम नहीं हुआ, मेरा एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया 4 महीने का, ऑनर आ गया मेरी जेसीबी दे दे भाई, मैं कह रही हूँ प्लीज यार रिन्यू कर दे अपना एग्रीमेंट, मुझे 2 महीने और लगेगा, और वो अड़ गया, हाँ मैं तो अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट दे चुका हूँ। तो वो कह रहे हैं तब बिजनेस ऑपरेशन में इश्यूज आ जाते हैं कि अब वो अड़ भी गया और रिन्यू नहीं हुआ, मुझे उसे वापस देनी पड़ेगी, अब मैं किसी और को ढूंढूंगी, उसे एग्रीमेंट लूंगी और फिर आएगा, मेरे 5-10 दिन वेस्ट, लेबर तो खाली बैठी। एक काम और करो, जैसे वो है जेसीबी तू कर ले अपना बिजनेस चलाएगा ना। नेक्स्ट, इफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन नहीं मैम क्वेश्चन है मैम, पहले सुनो। जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ 4 किसी का 3 महीने में हो जाए तो आ रही उसी पे आ रही मैम मेरा भी जेन्युइन क्वेश्चन है। हाँ इसमें ना मजे ले रहे हैं आज ये पढ़ने। इसका क्वेश्चन जेन्युइन हो सकता है, ये भी तो सोचो। नहीं हो सकता। मैंने आपसे ऐसे ही नहीं पूछा कि अगर खराब हो गया तो फिर क्या, अब मेरी इसको दोबारा ऐसा नहीं हो सकता कि बस 5 मिनट और जैसे वो वाला एग्रीमेंट जो जब खत्म हो गया तो उसको उसके बाद मतलब तब तक के पैसे देकर उसके बाद का उसी से वापस से एक्स्ट्रा पैसे देकर तुम कॉन्ट्रैक्ट। नहीं मानेगा तो उसके घर में थोड़ा काट देगा जेडमन के बच्चे। अब आ जाओ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, मैंने ले ली और मेरे को नहीं जमा, मान लो पेपर वाली फैक्ट्री में उसने ले लिया, उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया, 70 लाख रुपए दे दूंगा भाई, मैं 8-9 करोड़ नहीं दे सकता, मैं तेरे को 70 लाख रुपए एज अ लीज रेंट तेरे को दे दूंगा, और 2 महीने में उसे समझ आ गया तो इसमें तो तंत्र नहीं है, अब उसे एग्रीमेंट करना है टर्मिनेट, तो उसे ह्यूज लॉस बियर करना पड़ता है, क्योंकि जितना एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से तुम चलोगे। नेक्स्ट, इतना पैसा 70 लाख रुपए देके उसे मान ले 4 साल भी लगा ली, 2 करोड़ 10 लाख रुपए भी देके वो ऑनर बन गया उसका, इतना पैसा देने के बाद भी वो ऑनर बनेगा। लेसी कैन नॉट बिकम ऑनर एट एनी केस, चाहे वो 2 साल यूज कर ले, 4 साल यूज कर ले, 10 साल यूज कर ले, नहीं होता। लीज फाइनेंसिंग समझ रहा है? नाउ गो थ्रू द नोट्स। लीज फाइनेंसिंग वो कह रहे हैं लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जहाँ पे ऑनर ऑफ द एसेट्स ग्रांट्स द अदर पार्टी द राइट टू यूज द एसेट्स इन रिटर्न ऑफ अ पीरियोडिक पेमेंट। इट इज अ रेंटिंग ऑफ एन एसेट फॉर सम स्पेसिफाइड पीरियड, हम रेंट दे रहे हैं। द ऑनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेसर एंड द अदर पार्टी which uses the asset is known as lessee. At the end of lease period the asset goes back to the lessor. जब 4 महीने 2 महीने साल जो लेसर पीरियड खत्म हो जाएगा, the asset will be goes back to the owner, the lessor, lessee के पास नहीं रहेगा। Such type of financing is more prevalent
and is more acceptable in the acquisition of assets like computers, electronic equipments, which become obsolete quicker. जो बहुत जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, आउटडेट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी वो होती है, उसमें लोग सोचते हैं यार मैं क्यों रिस्क ले करूँ, प्लीज ले लेती हूँ. डन. एनी पॉइंट जो समझ ना आया मेरिट्स में या डीमेरिट्स में? पक्का? फॉर श्योर? 100%? थैंक यू वेरी मच. नाउ वी आर डन with the 3 source of finance: retained earning, trade credit and lease financing.